अब बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। उससे पढ़ने से पहले हम लोग बच्चों एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल किसी गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है ना। किसी गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है बच्चों। तो देखो रियल गैसेस के पास बेटा, रियल गैसेस के पास दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों होती है। अभी हम आइडियल गैस की बात करेंगे, पर आइडियल गैस का आइडिया लगने के लिए पहले वास्तविक रियल गैसेस की बात करनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहली होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैसेस के पास, रियल गैसेस के पास, मॉलिक्यूल के पास। मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करते हैं ना, ये ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा बेटा, ये मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और तीसरा बच्चों, वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स के मॉलिक्यूल के अंदर, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है अगर मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक है। पोटेंशियल एनर्जी में नंबर 1 होती है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 2 होती है इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम लोग वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो अगर डाइएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं दोनों। तो इसके कारण यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशन के कारण, है ना। तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है बेटा। ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रांसलेशन करेगा, उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इसके कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। इतनी तरह से बच्चों एनर्जी हो सकती है ना। एक रियल गैस के पास इतनी तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, और इतनी तरह की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ऑफ ए गैस की बात करते हैं, मॉलिक्यूल हटा देते हैं ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जो दूसरे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में लो। इंटरमॉलिक्यूल का मतलब समझो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है एक, मतलब ऑक्सीजन है सपोज, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बाकी के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो इंटरैक्ट करेगा उसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। और इसमें इंटर एटॉमिक का मतलब दो ऑक्सीजन एटम के बीच का जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण होती है। अब आइडियल गैस की अगर हम बात करें बच्चों, तो आइडियल गैस में क्या होता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी को हम लो टेम्परेचर पे इग्नोर कर देते हैं। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ना बेटा, ये हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट होती है। मतलब ये आप समझ लो 800 1000 केल्विन के बाद ही कहीं इसका नंबर आता है।
तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, 300 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन तक की बात करें, तो हम वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम ये वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो एक आइडियल गैस में केवल यही दो चीजें हो सकती, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होते नहीं है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं होते हैं तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इन दिस आइडियल गैस। एंड ये दो चीजें इग्नोर करने लायक होती हैं, मतलब ये तो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे होती ही नहीं है, बहुत ही कम। सो आइडियल गैस के पास केवल दो चीजें होती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां मैं कह सकता हूं कि नोट फॉर आइडियल गैसेस at room temperature या not very high temperature, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज एक्चुअली सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। बिकॉज मैं कह सकता हूं, क्यों बेटा, बिकॉज वाइब्रेशनल एनर्जी दोनों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी is negligible and there is no intermolecular potential energy present in ideal gas because intermolecular forces नहीं होते हैं ना। तो इसलिए अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, कि आइडियल गैस के पास, मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है वो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है वो उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ही होती है, जो दो तरह की होती है। एक तो उसके मॉलिक्यूल जो इधर उधर ट्रांसलेट कर रहे हैं v वेलोसिटी से, और वो साथ ही साथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो इसके बाद बच्चों हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसे कहेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन दी रहती है। मेनली दो तरह से बेटा, दो तरह की डेफिनेशन है जो फॉलो की जाती हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा मेनली ये होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितने तरह के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है ना। मॉलिक्यूल कितने तरह के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है जिसके कारण उसके पास एनर्जी है, मतलब हर वो मोशन,
हर वो इंडिपेंडेंट मोशन जिसके कारण उस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट करेंगे। या कुछ बुक्स ये भी लिखती हैं कि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखने के लिए हमें जितने सेपरेट टर्म लिखने पड़ते हैं, वो टर्म हमारे उस मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं, है ना। जितने भी टर्म एनर्जी के टर्म रिक्वायर्ड होते हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। तो मैं दोनों तरह से लिख देता हूँ, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट मैं मानता हूँ, हालांकि सेकंड वाली मैक्सिमम बुक्स में मिलती है, बट उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। एमबी कोई वो बहुत पुराने डिफिनीशंस हैं, कुछ एनर्जी की डिफिनीशंस हैं, तो ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमारे एरोडो वगैरह में, हैं दो चार सवाल जिसको जो है आप सेकंड डेफिनेशन से लिखने में आपको कहीं ना कहीं एरर होती। कुछ रूल्स ऐसे हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कह सकते हो इट इज द नंबर ऑफ independent motions that a molecule can perform, due to which it has some energy, है ना। कितने तरह के स्वतंत्र मोशन कोई मॉलिक्यूल कर सकता है, इंडिपेंडेंट मोशन कोई मॉलिक्यूल कर सकता है जिसके कारण उसके पास एनर्जी होगी, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। दूसरा बच्चों, डेफिनेशन फर्स्ट, कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल is called degree of freedom। या इसी को इस लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा, और कहाँ कन्फ्लिक्ट आता है, कहाँ दिक्कत आती है, या कहाँ दोनों डेफिनेशंस में लड़ाई हो जाती है, वो भी समझाऊंगा। और आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोनों तरह से आंसर बता दूंगा कि दोनों तरह से सही आंसर कैसे आता है, और कौन सी डेफिनेशन मोर एक्यूरेट है, क्यों मोर एक्यूरेट है, वो भी मैं बता दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एक मोनो एटॉमिक गैस की, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरी है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई तीन तरह के मोशन ही हमारे गैस मॉलिक्यूल कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, और वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, और वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं, है ना। आइए यहाँ लिखता हूँ। तो मोनो एटॉमिक, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एक ही एटम है बेटा, तो
ये एटम बहुत ध्यान सुनना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में ट्रांसलेट करने के लिए फ्री है। इट कैन ट्रांसलेट इन एक्स एक्सिस, इट कैन ट्रांसलेट इन वाई एक्सिस, इट कैन ट्रांसलेट इन जेड एक्सिस। यानी कि बेटा ये एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। लेकिन चूंकि ये खुद इसका हमने आइडियल गैस का मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल माना था, तो अगर इसे रोटेट कराओगे तो इसका आई एक्स, आई वाई, आई जेड सब 0 होगा, तो नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब ये है बेटा, ऐसा मोशन जिसमें एनर्जी नहीं होगी उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन दैट ए मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म ड्यू टू विच इट हैज सम एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट बेटा। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो सकती है, और ट्रांसलेटरी मोशन हमारा जो होता है वो 3 तरह से इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल होंगी। नो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा, है ना। तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। अब इसे ऐसे भी कह सकते हो कि किसी गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसी हो सकती है, 1/2 हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एम वी वाई स्क्वायर। तो ये 3 इंडिपेंडेंट टर्म है बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 इंडिपेंडेंट बेटा आपकी वो है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस, वेक्टर की डायरेक्शन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आप वेक्टर्स पढ़ोगे। आई कैप को जे कैप के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जे को के ना, लेकिन किसी भी चौथे वेक्टर को बेटा आई जे के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 3 ही मैक्सिमम स्वतंत्र मोशन हो सकते हैं ट्रांसलेशन के, आप इस बात को समझो, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, है ना। जैसे अगर मैं कहूं आई कैप और जे कैप, तो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, पर आई कैप प्लस 2 जे कैप जो है वो एक्स और वाई से मिलके बना है, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शन नहीं है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल, अगर दूसरी डेफिनेशन से देखा जाए, तो ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है बेटा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितने एनर्जी के टर्म आते हैं उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब एक स्टेटमेंट मैं यहाँ बताना चाहूंगा, चूंकि मैं साथ ही साथ आपको करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है वो kT/2 होती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थोड़ा पहले बताना चाहिए था मुझे, बट कोई नहीं, मैं यही बता देता हूँ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom of an ideal gas molecule is kT/2, where K is Boltzmann constant and T is the temperature in Kelvin. तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेटा कहता है, ऊर्जा समविभाजन का नियम है ये,
जो ये कहता है कि कोई भी आइडियल गैस का मॉलिक्यूल होता है उसके पास सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्विपार्टीशन होता है, बराबर भागों में विभाजित होती है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी आती है वो kT/2 के बराबर आती है। एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज kT/2 है बेटा। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ट्रांसलेशनल जो मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस हैं उनके पास तीन ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक ये है एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब kT/2 एनर्जी होगी, ये बात याद रखने वाली है बेटा। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बता दो जरा कितनी एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल के पास। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी होगी बेटा, बता दो जल्दी से। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा, मैं आगे बता दूंगा, 3kT/2 हो जाएगा बेटा, है ना। क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी kT/2 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो 3kT/2 हो जाएगी। यानी ये वाली एनर्जी kT/2 होगी, ये वाली एनर्जी kT/2 होगी, ये वाली एनर्जी kT/2 होगी, है ना। सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है, बता दीजिए दोबारा से। बिकॉज बेटा पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल होता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का, तो अगर उसे किसी भी एक्सिस के अबाउट स्पिन कराओगे ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कराओगे, तो पार्टिकल उसकी रेडियस जीरो होगी। तो इसलिए अगर हम 2/5 mr² स्पीयर जैसा माने भी, तो रेडियस ही जीरो होगी, क्योंकि नेग्लिजिबल साइज हमने मान रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumption में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो होगी बेटा, है ना। ओके सर। तो ये वाली बात हो गई। एक सेकेंड, तो मैं दोबारा से मोनोटॉमिक गैस का वो लिखना चाहूंगा, सिस्टमैटिक मोनोडाया। तो एनर्जी ऑफ अगर मोनोटॉमिक गैस लिखना हो, देखो फिर से मोनो एटॉमिक दोबारा से कह देता हूं मैं। तो मोनोटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा, 3+0। ट्रांसलेशनल कितनी है, 3, और रोटेशनल कितनी है बेटा, 0। तो एवरेज, बहुत ध्यान से बच्चों बोल दीजिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर कोई पूछे, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, तो ये होगी 3kT/2। सारी की सारी कैसी होगी बेटा, ट्रांसलेशनल होगी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, 0 होगी, बिकॉज इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। अच्छा, अगर मुझसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल पूछा जाए, तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, और K × Na होता है बेटा R, तो 3/2 RT हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स यही बेटा हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है मोनोएटॉमिक गैस की। तो इसका हम इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी होगी, तो 1 मोल की 3/2 RT है, तो n मोल की 3/2 nRT हो जाएगा ये बेटा। लेकिन मोनो एटॉमिक गैस में ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट नहीं किसी को, यहाँ समझ आ गया बेटा डिग्री बताएं बेटा जल्दी से। एनर्जी यस मोनोएटॉमिक गैस में एनर्जी समझ आ गई बेटा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को kT/2 के बराबर एनर्जी मिलेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कि मोनो किसी भी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी में जितने एक्सप्रेशन आते हैं, या कोई मॉलिक्यूल जितने तरह का स्वतंत्र मोशन कर सकता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये XYZ में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, जिसके कारण उसके पास एनर्जी इतनी आएगी। तो देर आर 3 टर्म्स ऑफ एनर्जी, सो देर विल बी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी kT/2 होगी। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक मॉलिक्यूल पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एनर्जी 3kT/2। 1 मोल चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3RT/2 हो गया। अब जैसे अगर हम डाइटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, तो डाइटोमिक मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कि ट्रांसलेट तो कर ही सकता है XYZ में। तो ये बीच में एक बॉन्ड जैसा होता है, जिसे हम कभी कभी स्प्रिंग जैसा ऐसा दिखा देते हैं। तो अगर हम इसके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, 3,
एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मान लेते हैं कोई जीरो, ये वाला जीरो है ना, ये जीरो नहीं है, आई वाई आई जेड जीरो, सेंटर मास से ही पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, यानी कि इसके पास वी एक्स होगा, मतलब तीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वाई में भी होगी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। लेकिन एक ये टर्म जीरो हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल, बोल बताओ जरा बेटा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, 3+2 हो जाएंगी क्या बेटा? भाई इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल इसी लाइन पे स्पिन करते हुए नजर आएंगे, इनकी कोई रेडियस नहीं है बेटा, जल्दी से बताएं यार। यस तो जो सर। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं बेटा, वो उनके पास तीन ट्रांस, भाई वो चाहे डाइटोमिक हो, वो एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए स्वतंत्र है, वाई में जाने के लिए स्वतंत्र है, जेड में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है बेटा। तो तीन तरह से ट्रांसलेशन करने के लिए तो इंडिपेंडेंट है ही, तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होंगी ही होंगी, और रोटेशन करने के लिए भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसमें से एक रोटेशन ऐसा है जिसमें एनर्जी नहीं है उसके पास, तो उस रोटेशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं करेंगे, बाकी के दो रोटेशन जिसमें एनर्जी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट होंगे। तो बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल, है ना, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। याद रहे हमारे सिलेबस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों नहीं है, मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ, वहीं पर जाके हमारा दोनों थ्योरी का पेज फंस जाता है, जाके जो दोनों डेफिनेशन में कंफ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन आंसर दोनों से सेम आता है। उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। तो जब हमारे कोर्स में ही नहीं है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम इसलिए उस पर बिल्कुल बच्चों चर्चा नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोर्स के बाहर की चीजें पढ़ें, ठीक है ना। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसीडरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी आर नॉट डीलिंग द मॉलिक्यूल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। जैसा कि मैंने कहा 1000 केल्विन क्रॉस करने लगती है जब, तब कहीं वाइब्रेशन की नौबत आती है, और हम उतने टेम्परेचर पे गैसेस को डील नहीं कर रहे हैं बेटा, उसमें काफी हद तक मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन भी हो जाता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास बच्चों तीन प्रकार की तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल 5 हो जाएंगी। बताइएगा जरा, अब बताइए जरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बेटा एवरेज शब्द इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल की रफ्तार डिफरेंट होती है, तो सबकी सेम थोड़ी ना होती है रफ्तार, है ना। देखो देखो KT/2 ये वाली एनर्जी होगी बेटा, KT/2 ये होगी, KT/2 ये होगी, KT/2 ये होगी, KT/2 ये होगी। सर तो एग्जाम में यहाँ आएगा अगर, तो डिग्री हाँ ऑफ बेटा, फ्रीडम 6 लेंगे या 5? 5 ही लोगे, 6 क्यों लोगे? ठीक है सर। डिग्री वो टेम्परेचर मेंशन होगा ना बेटा, अगर टेम्परेचर मेंशन ना होगा तो नॉर्मल कंडीशन में लेना है ना। जी सर। चलिए। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला के 5 होंगी। तो बताओ जरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? बोलो जल्दी से क्या होगा? 5 KT/2 होगा भाई। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी क्या है? KT/2। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी क्या होगी भैया? जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको KT/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताएं भाई। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ट्राइटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल भी हो, मान लो ट्राइटोमिक है बट लीनियर है, तो इसमें भी पहले तो मैं एक मोल के लिए लेता हूं। फॉर 1 मोल बताओ एनर्जी कितनी होगी?
एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RT हो जाएगा। फॉर n मोल्स बताओ कितनी होगी? 5/2 nRT। तो मोनोटॉमिक की इंटरनल एनर्जी 3/2 nRT, डाइटॉमिक की 5/2 nRT, है ना? ट्राइटॉमिक की, अब यहां पर एक बात ये भी देख लो कि अगर ये पॉलीएटॉमिक भी है और लीनियर है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होंगी, तब भी यही रिजल्ट वैलिड होगा, क्योंकि इसमें भी ट्रांसलेशनल होंगी 3 और 2 रोटेशनल होंगी। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें भी 0 हो जाएगा, है ना? तो चाहे वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या फिर वो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, रोटेशनल 2 होंगी, बिकॉज वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। अब जरा आप विचार करके बताइए मुझे कि अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस है, तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी इन ट्रांसलेशनल रोटेशनल ओनली? 6। तो भैया इसके पास तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, सारी एनर्जी होगी। एक्स में भी मोशन कर रहा है, वाई में भी मोशन कर रहा है, जेड में भी मोशन कर सकता है, एक्स के अबाउट भी रोटेशन कर सकता है, वाई के अबाउट भी रोटेशन कर सकता है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 + 3 = 6। 3 बेटा ट्रांसलेशन की, 3 बेटा रोटेशन की, है ना? वाइब्रेशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जरा बताओ बच्चों, बोल दिया करो आंसर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर लिखनी होगी तो क्या होगी बेटा? 3 kT। 3 kT। यानी कि 6 kT/2, है ना? So, वेरी गुड। तो 6 kT/2 होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल 6 RT/2 and for n moles 6/2 nRT, जिसमें आधी ट्रांसलेशनल है, आधी रोटेशनल है। तो एक चीज बताओ बेटा जरा सोच करके कि मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस में कौन सी एनर्जी बराबर है? ट्रांसलेशनल बराबर है कि रोटेशनल बराबर है? और ये एनर्जी अलग अलग क्यों आ रही? जैसे इसमें 3/2 nRT, इसमें 5/2 nRT, इसमें 6/2 nRT। किसके कारण डिफरेंस आ रहा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कारण आ रहा है कि रोटेशनल के कारण? rotational रोटेशन। rotational के साथ। गुड गुड। तो बच्चों अब आपको सर लीनियर पॉलीएटॉमिक में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कैसे हो जाएगा? बेटा मतलब सारे x वाला पार्टिकल, आपने 0 लिख दिया है। सुनो तो सारे पार्टिकल एक ही लाइन में हैं बेटा। यस तो जब इसी लाइन के अबाउट घुमाओगे तो 0 हो गया। अच्छा सर, ओके। और सर जब मतलब कि लीनियर में नहीं होगा तो 6 काउंट होगी? तो 6 हो जाएंगी। ओके। तो अब सुनो, 3 फॉर्मूला ना याद रखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 है फॉर मोनो, 5 है फॉर डाया या ट्राया लीनियर, और 6 है फॉर पॉली नॉन लीनियर। तो F के आधार पर एक फाइनल फॉर्मूला हमने लिख लिया। इंटरनल एनर्जी का भी ये याद रखना,
F/2 nRT। F/2 nRT ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। बेसिकली बेटा ये इंटरनल एनर्जी में क्या क्या मौजूद है? ये मौजूद है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है इसमें, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है इसमें। तो दिस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बात थोड़ा मन में बिठाओ बेटा। जो गैस के आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, रोटेट करते हैं, साथ ही साथ पूरे कमरे में इधर से उधर टहलते रहते हैं। तो जो कमरे में इधर से उधर टहलते रहते हैं उसके कारण 3/2 nRT होती है, 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। शेष जो एनर्जी होती है, अगर बहुत हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होता है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब गैस की एनर्जी इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल से मेरा मतलब मॉलिक्यूल से ही है। ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक में कितनी थी सर? 0। डाइटॉमिक में 5/2 nRT में 3/2 nRT ट्रांसलेशन की है और 2/2 nRT शेष रोटेशन की है। यहाँ पर 6/2 nRT में 3/2 nRT ट्रांसलेशन की है, 3/2 nRT रोटेशन की है ना? तभी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको आरएमएस स्पीड को एक बार निकाल के दिखा सकता हूँ। आरएमएस को निकाल के दिखा देता हूँ। एक तरीका ये भी आरएमएस स्पीड निकालने का। जैसे मान लो हमने कहा कि n मोल्स हैं, n मोल्स ऑफ गैस है, मोलर मास कैपिटल M है, तो हमें पता है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो मात्र 3/2 nRT होगी, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे ट्राइटॉमिक हो, चाहे डाइटॉमिक हो। चूंकि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होंगी, तो एक मॉलिक्यूल की 3kT/2, एक मोल में 3RT/2, n मोल में 3/2 nRT। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 हाफ मास और Vrms स्क्वायर होता है, और ये 3/2 nRT है। तो मास के स्थान पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो देखो नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल कट गया है, 2 से 2 कट गया, तो यहां से भी आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको ने पढ़ा था 3/3RT/n। दूसरे तरीके भी हैं डिराइव करने के। हम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब पढ़ रहे होंगे तब हम वो तरीका भी आपको बताएंगे। तो हाँ बेटा, रोटेशन का मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? हमेशा आया बेटा, ऑलवेज। CP/CV कैसे आया यार? कैसी बात कर रहा हूं? नहीं, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। केमिस्ट्री में शायद पूछ सकते, आई डोंट नो केमिस्ट्री कोर्स में है कि नहीं है, बट अपने तो ये इस बाकी इसमें इरोडो में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, और कोई खास बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसी कोई खास बात नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, उससे मिल क्या जाएगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो Vrms में तो कोई नई बात हमने बताई नहीं, बट हमने बताया कि ये भी करियर प्रूव करने का तरीका है बेटा। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो जरूरी है। रूट मीन स्क्वायर एंगुलर स्पीड, इसे बेटा ओमेगा RMS से एक्सप्रेस करते हैं। इस पे सवाल बहुत कम आया है, ये बड़ा ही अनकॉमन क्वेश्चन है। अगर इस पे आएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा
कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी गैसेस में 3 होंगी, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे ट्राइटॉमिक हो। लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बच्चों अलग अलग होती हैं। मोनोएटॉमिक में 0, ट्राई एटॉमिक में 3 होती है रोटेशनल, और डायटॉमिक में 2 होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 फॉर डायटॉमिक। अगर हम मान लें लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई, हम मान लेते हैं सिमेट्रिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, 1 0 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रोटेशनल होती है वो कितनी होती है? 2। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2kT/2 आएगी बेटा। kT/2 एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बेटा, तो 2kT/2। तो हाफ आई, जैसे काइनेटिक रोटेशन वो लिखने के लिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए VRMS लिखते हैं, ऐसे रोटेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा RMS इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है रोटेशनल, 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा, ओमेगा RMS इज इक्वल टू √2kT डिवाइड बाई आई। तो ओमेगा RMS जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का होता है वो √2kT/I होता है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, K is the Boltzmann constant and T is the temperature in Kelvin। बट अगर हम ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक गैस की बात करेंगे बच्चों, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होती है बेटा। तो अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बतानी हो तो उसे हम हाफ आई ओमेगा RMS स्क्वायर के बराबर करते, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी 3kT/2 है, तो ओमेगा RMS जो होगा बेटा वो 3kT डिवाइडेड बाई आई आएगा। इसका ये मतलब है बच्चों कि ओमेगा RMS डायटोमिक के लिए अलग है, ट्राइटोमिक के लिए अलग है बच्चों, ठीक है, या पॉलीटोमिक के लिए अलग है, और मोनोटोमिक के लिए डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी नहीं है उसमें। तो इस तरह से बच्चों मुझे लगता है कि VRMS तो दुनिया जानती है, ओमेगा RMS के बारे में भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हो गए। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया बेटा F/2 nRT। F है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5 और नॉन लीनियर ट्राइटोमिक के लिए मोनो, डाया, ट्राया, नॉन लीनियर। ओमेगा RMS √2kT/I, √3kT/I। डाया, ट्राया, नॉन लीनियर या पॉली नॉन लीनियर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इस पे सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। एक कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर 2 मोल हीलियम है, 3 मोल N2 है, 5 मोल
कोई ट्राई एटॉमिक गैस, चलो मोनो लिख लेते हैं, मोनो, ऐसे कंफ्यूजन होगा। डाई, टेम्परेचर 400 केल्विन है, एज्यूम नॉन रिएक्टिव गैसेस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस। फाइंड आउट टोटल इंटरनल एनर्जी। ट्राई सर, लीनियर है या नॉन लीनियर? मेंशन ना किया जाए तो नॉन लीनियर ही मान के चले। ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है बेटे, टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है सिस्टम में कितनी होगी। सर 51 RT/2। तो 51 RT/2। दे रहा हूँ। तो जैसा कि हमने कहा कि टोटल इंटरनल एनर्जी अगर चाहिए तो U1 प्लस U2 प्लस U3 कर देंगे। मोनो एटॉमिक की 3/2 एनआरटी है, डाई एटॉमिक की 5/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 5/2 एनआरटी है ना। F/2 एनआरटी है तो F1 F2 F3, और ट्राई एटॉमिक की 6/2 N3 RT। कितने मोल मोनोटॉमिक है? 2 मोल है। थ्री मोल डायटोमिक, थ्री टू ज़ा 6, 6 और 15 621। तो 6/2 लास्ट में। यस सर। कुछ कह रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। 51 RT/2 ना? यस सर। यस सर। तो बस आर की वैल्यू चाहो तो एसआई यूनिट में आर की वैल्यू 8.31 होती है, और टेम्परेचर 400 केल्विन रख दोगे तो एनर्जी आ जाएगी बेटा, है ना। अब जैसे क्या है ना कि अभी मैं इतने क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा, जैसे ये मान लो ओमेगा आर में से बेटा, अब इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो अब आपको पता है, अगर फॉर्मूला पता होगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन, आई दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम में, तो ये आप फॉर्मूला लगा ले जाओगे। इसलिए मुझे, अगर मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिए तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस पे क्वेश्चन कर ले जाओगे। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग सफिशिएंट क्वेश्चंस। चलिए, तो अब हम लोग
ये हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हमने बात की। अब बच्चों हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकलती है बेटा? हम लोगों ने वी नो दैट translational kinetic energy of the gas molecule is equal to 3/2 PV। प्रेशर और वॉल्यूम अगर दिया हो बता बेटा। Yes, sir. For n moles of any ideal gas, कोई भी आइडियल गैस हो बेटा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होती हैं, कोई भी आइडियल हो, है ना भाई। रोटेशनल अलग अलग होती है, हमें तो केवल ट्रांसलेशन से मतलब है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो 3/2 nRT होती है। एंड वी नो दैट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV होती है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से बच्चों PV इज इक्वल टू nRT एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसे बेटा हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं ना। और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम सबसे ज्यादा बच्चों इसका प्रयोग करेंगे, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको करना सिखाएंगे और अप्लाई कैसे करते हैं इस पर जरूर बात करेंगे। अब बच्चों जैसे कुछ छोटे छोटे लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो सारे लॉ केमिस्ट्री में एज ए सेपरेट पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स में उसका कोई बहुत सेपरेट यूज नहीं है, बट डेफिनेटली हम उसके बारे में समझ जरूर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारे के सारे लॉ आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन को फॉलो करते हैं और उसकी डिफरेंट कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में उनके जो है इसके डेरिवेशंस है ना। हालांकि केमिस्ट्री में तो उनको मिक्स करके ही तुम सब करते हो, पहले बॉयल्स लॉ लिखते हो फिर चार्ल्स लॉ लिखते हो, बट ये डेरिवेशन जो हमारा है वो एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि ये फॉर्मूला हम विधिवत प्रूफ करते हैं, वो अलग बात है कि हमने प्रेशर का फॉर्मूला प्रूव नहीं किया था। और ये 3/2 nRT हमने अभी भी पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, डिफरेंट स्पेशल केसेस की बात करता हूँ। जैसे स्पेशल केसेस में बताइएगा आप लोग जरा, अगर मैं कहूँ कि इफ n और t कांस्टेंट है, n का मतलब है मोल्स बेटा, यानी किसी गैस की अगर अमाउंट फिक्स्ड है, ये अमाउंट फिक्स्ड है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड बेटा कांस्टेंट हो जाएगी। तो बताओ क्या बन जाएगा, लॉ क्या बन जाएगा, P इंटू वी बराबर कांस्टेंट बन जाएगा बेटा। इसे अगर अप्लाई करना होगा तो इस तरह से अप्लाई करना होगा, P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये वाला जो लॉ होता है बेटा इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। बताओ कहते हैं कि नहीं? Yes, sir. PV बराबर कांस्टेंट या P1 V1 बराबर P2 V2 ही तो बॉयल्स लॉ कहलाता है। यानी कि कोई भी गैस जब कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में होती है, उसका अमाउंट फिक्स्ड होता है, तो वो बॉयल्स लॉ फॉलो करती है। बट मैं क्या कहूंगा कि ये आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसका प्रयोग हम करेंगे आगे चल के, बट नो नीड टू मेमोराइज दिस। हम हमेशा PV इज इक्वल टू nRT को ही 2 बार लगाना पसंद करेंगे। जो चीज कांस्टेंट होगी वो अपने आप, जैसे मान लो P1 V1 इज इक्वल टू nRT लिख देंगे, दोबारा लगाना होगा तो P2 V2 इज इक्वल टू nRT लिख देंगे। अब दोनों बार में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बस ये अपने आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो P1 V1 बराबर P2 V2 आ जाएगा। तो अलग से तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बेटा कि अगर आपका मोल फिक्स्ड हो और प्रेशर फिक्स्ड हो, ये चीजें कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप देखो P कांस्टेंट है और N कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है।
तो वॉल्यूम टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बेटा हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ। क्यों बेटा, यस सर। तो v बाई टी कांस्टेंट है, ये बेटा चार्ल्स लॉ कहलाता है। इसे हम अप्लाई करते हैं v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई टी टू से। तो ये बस आपको समझना है कि सारे के सारे लॉ हमारे आइडियल गैस इक्वेशन से ही बने हैं। हमको अलग से सेपरेट इन्हें याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम और अमाउंट फिक्स्ड है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। इसे हम प्रेशर लॉ या गेल-ल्यूसेक्स लॉ बोलते हैं। P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है बेटा। अगर हमें अप्लाई करना हो तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे, P1 बाई टी वन इज इक्वल टू P2 बाई टी टू। इसी तरह बेटा अगर हम कह दें इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इफ P एंड T कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल है N के, तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ कहलाता है। P और T अगर कांस्टेंट है बेटा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये एवोगाड्रो लॉ कहलाता है। इसी के आधार पर हम एवोगाड्रो लॉ पता करते हैं कि एसटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, एसटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर केमिस्ट्री में कभी ना कभी सुना होगा। तो इस जितने भी लॉ हैं बेटा, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, प्रेशर लॉ हो, है ना, डाल्टन्स लॉ हो, एवोगाड्रो लॉ हो, ये सारे के सारे आइडियल गैस इक्वेशन के ही डेराइव्ड फॉर्म है। एंड आप बिल्कुल भी इनको रटने की जहमत मत उठाइएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने आप याद हो जाएंगे, डोंट वरी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, हाउ टू यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इन डिफरेंट केसेस। तो उस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मिक्सचर ऑफ गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसी कंटेनर में बच्चों अगर मान लो हमारे पास कई सारी गैसेस हैं, तो अगर मान लो N1 मोल हैं गैस ए के, N2 मोल हैं गैस बी के, N3 मोल हैं गैस सी के। इसका पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर है, इसका इंडिविजुअल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है, इसका P3 है बेटा। वॉल्यूम कंटेनर का V है और टेम्परेचर T है। तो यहां मेरे कहने का मतलब ये, हमें पता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का अपना खुद का कोई बच्चों वॉल्यूम नहीं होता। जिस भी कंटेनर में वो होती हैं उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। यानी अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ ए पूछा जाएगा तो हम पूरा V बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ ए पूछेगा तो हम पूरा V बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ बी पूछेगा तो पूरा V बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ सी पूछेगा तो भी V बताएंगे, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कहेगा तो भी हम V बताएंगे, क्योंकि इनका अपना खुद का वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब यहाँ पर एक्चुअली बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द गैस विच इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
सिमिलरली टेम्परेचर ए का भी टी होगा, बी का भी टी होगा, सी का भी टी होगा, क्योंकि एक मिक्सचर में अगर गैसेस भरी हैं तो ये गैसेस बच्चों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करूं तो मैं फर्स्ट वाले के लिए अगर यूज करूंगा तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखूंगा, केवल उसके मोल्स लिखूंगा और ये लिखूंगा, केवल ये फॉर ए ओनली। इसी तरह बी के लिए प्रयोग करूंगा बेटा तो मोल्स उसके आएंगे और प्रेशर इसका आएगा, फॉर बी ओनली। सी के लिए लिखूंगा तो N3RT ऐसे आएगा, फॉर सी ओनली। अगर मैं मिक्सचर के लिए लिखना चाहूं, फॉर मिक्सचर, ये क्या है, सुबह सुबह ले लो ले लो। तो बच्चों मिक्सचर के लिए अगर हम यूज करेंगे तो पी टोटल, टोटल प्रेशर आएगा मिक्सचर का, वॉल्यूम तो वी ही रहेगा, चाहे कंटेनर का लिखो चाहे एक का लिखो, है ना, क्योंकि वो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड लिखना होता है। मोल्स टोटल लिखेंगे और आरटी, ये मिक्सचर के लिए, ये मिक्सचर के लिए बच्चों हमारे। तो मिक्सचर में टोटल प्रेशर लिखा जाता है, सभी का प्रेशर जोड़ के लिखते हैं ना, और एन टोटल हो जाएगा। एन टोटल ऑफ कोर्स N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन फॉर मिक्सचर। जो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ध्यान से समझो। अगर आप इन तीन इक्वेशन को जोड़ दो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू वी आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT आ जाएगा। ये नथिंग बट द P टोटल और ये नथिंग बट द N टोटल, आप देख सकते हो। तो आप यू कैन से दैट P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर में वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी को डाल्टन्स लॉ कहते हैं, है ना। तो हमें डाल्टन्स लॉ से कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, दिल लगी नहीं है हमारी। हमें बस ये समझना है कि हम मिक्सचर के लिए कैसे यूज करेंगे। जब बेटा हमें जरूरत होगी तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, जब हमें जरूरत होगी तो हम मिक्सचर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे बेटा। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम काम करेंगे। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूंगा। मैं एक सेकेंड एक बुकलेट सर्च कर लेता हूं, देन मैं आपको मैं कुछ हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के एप्लीकेशंस, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे लगाते हैं उस पे बात करते हैं ना। जैसे सबसे पहले मैं ये दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, चौथा नंबर और छठा नंबर, है ना। तो चौथा नंबर और छठा नंबर हम लोग करेंगे। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ बेटा।
और मैं वहीं ले चलता हूँ इसको। और कुछ क्रॉप कर लेता हूँ, ये वाला भी क्रॉप कर लेता हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। आइए तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले ट्राई करेंगे, है ना। सिंपल क्वेश्चन 4 ये भी हम नहीं करेंगे, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ये दो पहले 4 और 6 देखते हैं। इन्होंने बिल्कुल सिंपल कहा है, आइडियल गैस मिक्सचर filled inside balloon expands according to the law this the temperature inside the gas क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, कांस्टेंट होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें बेटा तो P V की पावर 2/3 कांस्टेंट दिया है। तो उन्होंने कहा मतलब एक बलून है वो इस तरह से एक्सपैंड हो रहा है ना। एक्सपैंड का मतलब होता है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक्सपेंशन का मतलब यही हुआ। तो कह रहे और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह से रिलेटेड है कि P इंटू वी की पावर 2/3 कांस्टेंट है। तो बताइए टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना है। हमें वॉल्यूम दिया गया है कि इंक्रीज कर रहा है बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में इंक्रीजिंग होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो हम यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT हम जानते हैं होता है आइडियल गैस के लिए। तो P के स्थान पर NRT बाई V लिख लेंगे, NRT बाई V बेटा, और V की पावर 2/3 लिख लेंगे, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है बलून के अंदर बेटा क्या होगा, मात्रा गैस की कांस्टेंट होगी, NR कांस्टेंट हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो T अपॉन V की पावर 1/3 बचेगा, इक्वल टू नया न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय V की पावर 1/3 है ना। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा बेटा। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंपल यूज ऑफ इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमें न्यूमेरिकल यूज नहीं करना पड़ा, बट हमें आंसर करने के लिए PV इक्वल टू NRT की मदद जरूर लेनी पड़ी। अब याद रखिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा PV इक्वल टू NRT यूज होता है। अब वो होगा वो मुझे ना पता है, मैं अभी जानता नहीं पॉलीट्रोपिक के बारे में। माड़े तुम सुधरोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर में ए रिजिड टैंक कंटेन्स 35 किलोग्राम नाइट्रोजन एट 6 ATM। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें PV इक्वल टू NRT का अच्छा यूज दिखाई पड़ेगा। ए रिजिड टैंक, एक रिजिड टैंक है, 35 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसमें, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर है बेटा।
अब इन्होंने कहा सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इंक्रीज द प्रेशर टू 9 एटीएम। मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई करी हमने उस टैंक में जिससे कि प्रेशर बढ़कर 9 एटीएम हो जाए, while the temperature remains constant, और उनका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू द टैंक क्या होगा? तो दिस इज सिंपल यूज ऑफ बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा टैंक के पास केवल नाइट्रोजन थी अंदर और पीवी प्रेशर भी था, वॉल्यूम तो कंटेनर का वही रहेगा, N1RT लगा दिया, प्रेशर 6 एटीएम है। 1 सेकेंड बेटा। तो जो मोल्स होंगे 35 किलोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए या मोलर मास को। तो मास अपॉन मोलर मास 28 ग्राम पर मोल होता है, ये RT। टी मान लेते हैं टेम्परेचर T। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन लिखनी होती है। ये इनिशियल स्टेट है, ये 35 किलोग्राम नाइट्रोजन है इसमें। फिर क्या है बच्चा? फिर आप देखो कि नाइट्रोजन के साथ साथ हमने ऑक्सीजन भी भर दी। मान लेते हैं x किलोग्राम में ऑक्सीजन डाल दी, x किलोग्राम ऑक्सीजन। कह रहे हैं प्रेशर बढ़ करके टेम्परेचर उतना ही रखा है, प्रेशर बढ़ करके 9 एटीएम हो गया। तो फिर से जो अब की बार जब हम लगाएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर के लिए लगाएंगे तो टोटल प्रेशर 9 एटीएम है, वॉल्यूम भी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे 35 डिवाइड बाई 28 इंटू 10⁻³ ये तो नाइट्रोजन पहले से थी। x किलोग्राम अगर हमने ऑक्सीजन भरी है तो x किलोग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का 32 है, 10⁻³ है RT, है ना। तो बेटा ये PV इज इक्वल टू NRT। यहां पर हमने ध्यान सुनिए, पहले केवल नाइट्रोजन थी बेटा, केवल नाइट्रोजन के लिए लगाया, बाद में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट मिक्सचर के लिए लगाया। अब आप ये देखो कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो V से V कट जाएगा, T से T कट जाएगा। तो मुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, हालांकि P प्रोपोर्शनल टू N लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है कि डाल्टन्स लॉ लग रहा है कि कोई दूसरा लॉ लग रहा है। ठीक है ना, वी डोंट केयर। हमें PV इज इक्वल टू NRT ढंग से लिखना आता है, सही से लिखना आता है। तो हमने 2 बार, एक बार इनिशियल स्टेट में PV इज इक्वल टू NRT लिख दिया, एक बार फाइनल स्टेट में। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि अपने आप आंसर निकल आएगा। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग PV इज इक्वल टू NRT की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आंसर तक मुझे पहुंच के बताएं। ठीक है, तो चलिए मैं एक और मंगा लेता हूं इमेज। ये वाला मंगाता हूं। ये बच्चों अब आपको क्वेश्चन करना है। एट ए टेम्परेचर T केल्विन, बेटा T केल्विन कोई टेम्परेचर है, प्रेशर ऑफ 4 ग्राम आर्गन इन द बल्ब इज P। एक बल्ब है जिसमें 4 ग्राम आर्गन है और इसमें प्रेशर P है, T केल्विन टेम्परेचर है। The bulb is put in a bath having temperature 50 Kelvin higher than first one। अब की बार बल्ब को एक बात का मतलब हीट बात होता है जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो T + 50 केल्विन वाले टेम्परेचर पे रखा।
तो इन्होंने कहा 0.8 ग्राम आर्गन हैज टू बी रिमूव्ड टू मेंटेन ओरिजिनल प्रेशर। द टेम्परेचर टी कितना होगा? कह रहे यहां से 0.8 ग्राम आर्गन बाहर निकालनी पड़ी ताकि सेम प्रेशर मेंटेन रहे। अब एक मन में प्रश्न उठता है कि निकालने की क्या जरूरत थी? तो आओ जरा पीवी इक्वल टू एनआरटी पे विचार करो। सोचो बेटा कि अगर आर्गन की मात्रा, उनकी मोल्स सेम रखे जाएं और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अब बल्ब है तो बल्ब का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बल्ब का वी फिक्स है, एन फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा। इसलिए लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेशर ना बढ़े, वॉल्यूम हमारा बढ़ नहीं रहा है, हम चाहते हैं प्रेशर भी ना बढ़े, क्योंकि हमें थोड़ी आर्गन बाहर निकालनी पड़ेगी। क्या मेरा स्टेटमेंट समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। वही यहाँ करना पड़ा है बेटा, है ना? कि यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने जैसे उसको गर्म बाथ में रखा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं, इन्होंने देखो लिखा है रिमूव्ड और टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रेशर, हम चाहते हैं कि पुराना ही वाला प्रेशर बना रहे। तो अगर पी भी नहीं बदलना चाहते और बल्ब तो फिक्स है बेटा, तो बल्ब का वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं वैसे भी। तो पी इंटू वी बेटा अगर कांस्टेंट है तो एनआरटी भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन टी तो बढ़ रहा है। तो टी बढ़ रहा है तो एक ही तरीका हो सकता है कि एन कम कर दें बेटा। एन कम करने के लिए मोल्स घटाने पड़ेंगे, तो कुछ मोल बाहर निकालने पड़ेंगे, तो कुछ मास बाहर जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखना है, एक बार पहले एक बार बाद में, और बताना है आंसर। चलो बेटा बताओ जल्दी से। सर 200 केल्विन। 1 सेकेंड। हेलो, बोल रहे? सर 200। हाँ विजय बता यार। कब किया था? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा करते हैं विजय कि मैं भी रिसेंटली क्लास ही ले रहा हूँ, अभी 10 मिनट बाद क्लास से बाहर आऊंगा, तो यही नंबर है ना आपका? तो मैं इस नंबर पे तुम्हें कॉल बैक करूंगा, है ना? फ्री तो हो अभी 1-2 घंटे? अच्छा अच्छा, तो मैं भी क्लास के बाद फिर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो चलो, ओके। किस बैच के हो आप? Yes sir, 200 Kelvin. चलिए, तो हम लोग बच्चों सबसे पहले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो पहले इनिशियल स्टेट में लगाएंगे। मान लेते हैं कि प्रेशर पी है, बल्ब का वॉल्यूम वी मान लेते हैं, 4 ग्राम वो है हमारे पास, ग्राम में ये है, और 40 ग्राम पर मोल होता है आर्गन का मोलर मास, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। आर और टेम्परेचर टी। फिर दोबारा फाइनल कंडीशन में लगाएंगे, कह रहे हैं टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रेशर, यानी प्रेशर में चेंज नहीं हुआ और बल्ब का वॉल्यूम तो वैसे चेंज नहीं हुआ है। तो 0.8 ग्राम आर्गन बाहर लीक कर दी, तो 3.2 ग्राम बची बेटा, और लेकिन टेम्परेचर T प्लस 50 था। अब ये दोनों पीवी है, कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, तो ये RT हो जाएगा फर्स्ट वाले से 1/10 RT, या जो भी है 4/40 RT, 3.2/40 RT प्लस 50, 40 खत्म, RR खत्म, 4 0.8 है, तो 1 इज इक्वल टू 4/5 T प्लस 40।
क्या रहा भाई? तो ये आएगा 0.8 हो गया 4/5, ठीक तो लिखा मैंने, इधर आ जाएगा 5/4 इक्वल टू 50। ये क्या रहा है बे? अच्छा टी भी तो है इधर यार, हम टी तो भूल ही गए थे। ठीक है, तो T/4 इज इक्वल टू 50। टी कितना है? 200 केल्विन। देखिए बच्चों 200 केल्विन आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और मंगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, कौन सा बढ़िया रहेगा? चलो इसमें से लगा लेते, इसमें 2-3 मुझे लग रहे हैं। आजा आजा सिमसिम, और आजा। अच्छा ये चीज है। आइए बेटा, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पहले करेंगे और 19, 20, 21 आप लोग करिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन बैंक अभी आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस, शुरुआत के 25-30 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो ग्राफ व्राफ के छोड़ करके, कि इसको आसानी से लगाया जा सकता है। सर क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है। सर 80। डी पार्टर से डी पार्ट नहीं आएगा क्या? A vessel with open mouth contains at this. Open mouth मतलब खुला है बेटा, है ना, जैसे बर्तन खुला होता है। When the vessel is heated up to T, 1/4 of air goes out. Find out T.
पहले वेसल 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कोई किसका माइक खुला है? आवाज रितेश ऐसा है बेटा, इसके अंदर कुछ एयर होगी। ओपन होने का मतलब P की वैल्यू P एटमॉस्फेयर के बराबर होगी। 60 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड करोगे 333 केल्विन हो जाएगा। तो वॉल्यूम n मोल्स है मान लो, और 1/4 गोज आउट, तो 1/4 चली गई, तो ये 3n/4 बचेगी। प्रेशर PATM ही रहेगा, वॉल्यूम तो कंटेनर का वही है। तो पहले में लिखोगे तो PV इज इक्वल टू NR 333, दूसरे में लिखोगे तो P वही रहेगा, V वही रहेगा, 3n/4 RT, दोनों को बराबर कर दो। तो 333 इज इक्वल टू 3/4T, तो T आ रहा है 444 केल्विन। पर अगर आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो 273 घटा देते हैं। तो 171 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा, यस सर यही है ना? तो इस तरह से बच्चों आप इसके लिए कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप तीनों ट्राई कर लेना। आज की क्लास बेटा यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में, कोलिजन की क्लास में। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। सर PDF भेज दीजिएगा। हाँ जरूर भेज देंगे।